हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं विराम चिन्ह की। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ठहराव, रुकना या फिर विश्राम। यहाँ पर डायरेक्ट पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कि विराम चिन्ह का अर्थ होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ठहराव या फिर रुकना या फिर विश्राम। ठीक है, बात करते हैं इनके की संख्या कितनी है। तो कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? 20। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20। यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा कामता प्रसाद गुरुजी किसी से संबंधित है, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराम चिन्ह से संबंधित है। और यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिए कि कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा विराम चिन्हों को कहां से लिया हुआ मानते हैं? अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं विराम चिन्ह की। देखिए तो वैसे कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है, लेकिन हमने उन्हीं विराम चिन्हों को लिए जो कभी न कभी पेपर में पूछे गए हैं। चलिए पहला बात करते हैं पहले विराम चिन्ह की। तो पहला विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम बहुत थोड़े समय के लिए रुकते हैं। अल्प विराम में बहुत थोड़े समय के लिए रुका जाता है। अल्प विराम का दूसरा नाम क्या होता है? स्वल्प विराम चिन्ह होता है। देखिए, चाहे अल्प विराम बोले चाहे स्वल्प विराम चिन्ह बोले, यहाँ पे देखिए जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि स्वल्प विराम चिन्ह किसे कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन देगा, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अल्प विराम को क्या बोलते हैं? स्वल्प विराम चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदर्श भाई है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अल्पविराम की। तो अल्पविराम क्या होता है? तो अल्पविराम से दोगुना समय रुका जाता है। अल्पविराम में क्या होता है? अर्धविराम में क्या होता है कि अल्पविराम से दोगुना समय के लिए रुका जाता है। जैसे एग्जांपल की बात कर ले कि जैसे आम भाषा में अगर हम बात करें तो वहां पर जैसे आप अल्पविराम में 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, तो अर्धविराम में आप 2 सेकंड के लिए रुकेंगे। समझिए, ठीक है। चलिए जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सूर्योदय हो गया है, सूर्योदय हो गया है, पक्षी चहचहा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं पूर्ण विराम की। तो पूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, वह स्कूल जाता है, तो लास्ट में इसका प्रयोग क्या कहा किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है। देखिए नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर कि पूर्ण विराम को अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं मानते हैं। देखिए जितने भी विराम चिन्ह हैं कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी से लिया गया है, लेकिन पूर्ण विराम को अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं उपविराम की। तो उपविराम का चिन्ह कैसा होता है आप देख लीजिए। बात करते हैं उपविराम की। तो उपविराम विशेष तौर पर किसी कथन को दिखाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपूर्ण विराम किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपविराम को क्या कहते हैं? अपूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है उपविराम का दूसरा नाम क्या होता है, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अपूर्ण विराम। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मूल अधिकार संविधान की आत्मा है। ठीक है, यहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मय द्विबोधक चिन्ह। ठीक है, जैसे बात करते हैं विस्मय सूचक चिन्ह का, इसका प्रयोग कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो जहां पर हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, अरे, ओह, हे, इन सब के बाद क्या हुआ है? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं? ठीक है, अरे तुम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए, तो यहाँ पर क्या हुआ है? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला हमारा है अवतरण चिन्ह। अगर अवतरण चिन्ह की बात करें तो आप कैसा होता है? इसका अवतरण का चिन्ह कैसा होता है देख लीजिए। किसी कही हुई बात को प्रकट करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कही हुई बात को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कोष्टक चिन्ह की। तो कोष्टक क्या होता है? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, अगर कोष्टक चिन्ह की बात करें तो क्या होता है? किसी बात को का मतलब स्पष्ट करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, अरहर और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? तूर। ठीक है, कि दाल 120 kg है, यानी कि कहने का मतलब अरहर माने क्या होता है? तूर होता है। ठीक है, तो इसी को समझाने के लिए ब्रैकेट में कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं योजक चिन्ह की। तो योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, माता पिता यानी कि माता और पिता, सुख दुख यानी कि सुख और दुख, ठीक है, धीरे धीरे आदि, इन सब में क्या हुआ? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले चलते हैं, अगला हमारा कौन सा है? प्रश्न सूचक चिन्ह। अगर प्रश्न सूचक चिन्ह की बात करें तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है? तो प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, राहुल को किसने मारा, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछने का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न, यहाँ पर लास्ट में क्या प्रयोग होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, संक्षेपण या फिर लागू चिन्ह। अगर हम बात करें संक्षेपण या फिर लागू चिन्ह की, तो किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जिसे कोई बड़ा सा शब्द है उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट में करने के लिए यानी संक्षिप्त रूप में करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह कैसा था, जीरो की तरह, ठीक है। जैसे डॉक्टर रजित, तो यहाँ पर डॉक लिख कर क्या आगे जीरो लगा दिया गया, इसका मतलब क्या होगा, डॉक्टर, ठीक है। राजेश नाम ही है। करते हैं विवरण चिन्ह की, तो विवरण चिन्ह किसे कहते हैं, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या फिर उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पुरुषार्थ 4 है, ठीक है। अब कौन से इसको स्पष्ट करने के लिए इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। जैसे पुरुषार्थ 4 कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं निर्देशक चिन्ह की। तो निर्देशक चिन्ह किसे कहाँ पर प्रयोग होता है, तो उदाहरण के पश्चात, शीर्षक के पश्चात इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, उदाहरण में, जैसे उदाहरण सीता और गीता सहेली है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण के बाद जो प्रयोग किया गया उसे क्या कहेंगे, निर्देशक चिन्ह कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा कौन सा है, पुनरुक्ति चिन्ह, ठीक है। पुनरुक्ति चिन्ह, जब ऊपर लिखी हुई बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वही न लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब किसी वाक्य में देखिए कोई बात ऊपर लिखी हो उसी हूबहू नीचे लिखना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम एक डॉक्टर है, ठीक है, फिर उसके बाद पुनरुक्ति चिन्ह लगाकर नीचे हमें यही लिखना है राम एक डॉक्टर है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पुनरुक्ति चिन्ह लगा दिया गया है, जिसका मतलब क्या है, नीचे भी वही लिखा गया है राम एक डॉक्टर है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या है, त्रुटिबोधक चिन्ह, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, हास्यास्पद भी कहते हैं। देखिए लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर उस शब्द या उस वाक्यांश को लिख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, देखिए पहले नोट करके लिख लीजिए, इसे क्या कहते हैं, विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। देखिए त्रुटिबोधक चिन्ह या फिर हास्यास्पद पूछे या भी विस्मरण चिन्ह पूछे, इसका मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। तो अब बात ये, जैसे एग्जांपल की बात करें, मुझे जाना है, तो मैंने लिखा था मुझे जाना है, लेकिन मैं भूल गया था आगरा लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने त्रुटिबोधक क्या चिन्ह लगाकर ऊपर लिख दिया क्या, आगरा, ठीक है। मतलब मुझे कहाँ जाना है, आगरा, मुझे आगरा जाना है, वाक्य ये था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं तुल्यता या समता सूचक चिन्ह, ठीक है। जिसका चिन्ह क्या होता है, बराबर का होता है, ठीक है। दो चीजों की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम और राम श्याम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दोनों क्या बराबर है, इसलिए क्या तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं लोप चिन्ह की। तो लोप चिन्ह का क्या होता है, डॉट डॉट डॉट, बिंदु कुछ बिंदु होते हैं लाइन में, ठीक है। लिखते समय लेखक कुछ छोड़ देता है तो उस छोड़े हुए स्थान पर डॉट 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 लगा देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के माँ डॉट डॉट डॉट, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, माँ क्या तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डॉट क्या लिखा, डॉट डॉट लिख दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या, इतिश्री या समाप्ति सूचक या चिन्ह, ठीक है। इतिश्री या समाप्ति चिन्ह, बात करें जैसे किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब कोई अध्याय समाप्त होता है या फिर ग्रंथ की समाप्ति होती है तो लास्ट में क्या होता है, इति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट विराम चिन्ह थे हमने उनको खत्म कर दिया है। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए लाघव, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी विवरण, ऑप्शन डी उपदेशक। देखिए बात करते हैं विराम चिन्ह की। तो विराम चिन्ह का एक प्रकार क्या होता है, लाघव होता है, निर्देशक भी होता है और विवरण भी होता है, लेकिन उपदेशक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बिछड़ना, ऑप्शन बी चलना, ऑप्शन सी ठहरना या रुकना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, ठहरना या फिर रुकना। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। पहले नोट करके लिख लीजिए कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। अगर यहाँ पर क्या पूछा है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए
चीनी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा विराम चिन्ह को कहां से लिया माना जाता है? अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए वाक्य के प्रारंभ में, ऑप्शन बी वाक्य के बीच में, ऑप्शन सी वाक्य के अंत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए पूर्ण विराम की बात करें, देखिए यहां पर क्या था कि कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा विराम चिन्हों को कहां से लिया गया है? अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। लेकिन पूर्ण विराम को क्या हुआ है? अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं माना जाता है। नोट करके पहले ये लिख लीजिए। अगर हम बात करें पूर्ण विराम का प्रयोग कहां किया जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अस्पद किस विराम का एक और नाम है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी त्रुटि विराम, ऑप्शन डी अर्ध विराम। तो हस्पद का एक और नाम क्या होता है? त्रुटि विराम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उपविराम का चिन्ह है। तो इसमें बताना है कि उपविराम का चिन्ह कैसा होता है? ऑप्शन ए की तरह, ऑप्शन बी की तरह, ऑप्शन सी की तरह, ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो उपविराम का अगर कोई चिन्ह पूछे तो कैसा होता है? ऑप्शन बी की तरह। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।